अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, हम इससे पहले एसिड्स के ख़ास कीमियाई ख़ास पढ़ चुके हैं। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। बच्चों, आज का हमारा जो मौजू होगा वो होगा बेसिस के ख़ास, और इसके अंदर हम बेसिस की कीमियाई खसूसियात ही पढ़ेंगे। जिस तरह हमने एसिड्स की खसूसियात पढ़ी हैं, उसी से मिलती जुलती बेसिस की खसूसियात भी हैं। तो चलें चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि बेसिस किस तरह के कीमियाई ख़वास शो करती है। तो अज़ीज़ तुलबा, आज का टॉपिक 10.1.5, जैसे कि इंट्रो में बताया गया कि आज का टॉपिक बेसिस के कीमियाई खसूसियात। इससे कबल हम एसिड्स के कीमियाई ख़वास या खसूसियात या प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस टॉपिक के अंदर बेसिस के कीमियाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिस की पढ़ेंगे, क्योंकि इसके तबई ख़वास, इसकी तबई खसूसियात हम बहुत पहले टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो चलिए इसकी खसूसियात की तरफ चलते हैं। बेसिस की जो पहली खासियत है उसको आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप किसी बेस और एसिड का रिएक्शन करवा दें तो क्या होता है। तो जिन बच्चों ने एसिड्स के ख़वास वाला टॉपिक सुना है लेक्चर, उनको अंदाज़ा होगा कि बेस का रिएक्शन एसिड से करवाएं या एसिड का रिएक्शन बेस से करवाएं तो नतीजा एक सा ही रहता है। जब कभी भी हम किसी बेस का रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाते हैं तो इसके नतीजे में सॉल्ट बनता है और पानी बनता है। ये बड़ा ही एक आम सा लेकिन एक इंतहाई अहम रिएक्शन है कि जब कभी भी बेस का रिएक्शन एसिड के साथ करवा दिया जाए तो उसके नतीजे में सॉल्ट बनता है और साथ में पानी बनता है। अजीज तलबा, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें एसिड और बेस एक दूसरे के असर को ख़त्म करते हैं, ज़ाइल करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। लेबॉर्ट्री में आपका इससे ताल्लुक़ अक्सर पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तो वहाँ पर टाइट्रेशन नाम की टेक्निक में इस रिएक्शन का आपको इसको कसरत से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली क्या है कि जब कभी भी आप किसी एसिड का रिएक्शन बेस से करवाते हैं तो उसके नतीजे में सॉल्ट बन जाता है और पानी बन जाता है। और एक बात याद रखिएगा अजीज़ तलबा, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें एनर्जी खारिज होती है। तो जब हम इधर लिखते हैं ना एनर्जी और नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं तो आपने समझना है कि एनर्जी खारिज हो रही है। तो जब कभी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है लेबॉर्ट्री में तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि एनर्जी जो है वो खारिज हो रही है। हम देखते हैं कि किस तरह की मिसालें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप इसमें एसिड के तौर पे इस्तेमाल कर लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ज़्यादा डिटेल में या बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम कोई ऐसा एसिड लेकर आएँ जिसकी किताब के अंदर डिस्कशन नहीं है। आप किताब के अंदर से एग्जांपल्स को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम की एक बेस के साथ करवाया जाए तो क्या होगा। सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एसिड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बेस है। तो ये एक बड़ा बेहतरीन रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। इसके नतीजे में सॉल्ट बन जाता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट।
उसका नाम है, उसका फॉर्मूला है K2SO4 और इसके नतीजे में पानी बन जाता है H2O। अजीज तलबा, ये एक आसान सा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया जा रहा है और उससे सॉल्ट और पानी बन रहा है। इक्वेशन जो है वो आपके सामने बैलेंस अभी नहीं है, हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। चूँकि पोटेशियम यहाँ पे एक एटम है जबकि यहाँ पे 2 एटम्स हैं, तो हम इसको 2 करने के लिए इसके साथ 2 लगाएंगे। इस तरह ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है सिवाय हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। चूँकि आप देखें कि हाइड्रोजन जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन 2 और 2 यहाँ पे 4, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इसके साथ भी अगर हम 2 लगा दें तो अब इक्वेशन आपकी पूरी बैलेंस हो जाती है। यानी सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स रिएक्ट करके पोटेशियम सल्फेट का 1 मोल और पानी के 2 मोल्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ एक बड़ा कॉमन सा रिएक्शन जिसको हमने पहले वाले लेक्चर्स के अंदर बार डिस्कस किया है कि अगर HCl का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दिया जाए तो इसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट और पानी प्रोड्यूस हो जाता है। तो अजीज तलबा, ये है पहली रिएक्शन स्कीम बेसिस के लिहाज से, और उसमें हमने पढ़ लिया कि इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलते हैं दूसरी रिएक्शन स्कीम की तरफ। तो जो दूसरी रिएक्शन स्कीम हम पढ़ेंगे वो है क्या हो कि अगर हम बेस का रिएक्शन अगर हम अमोनियम सॉल्ट के साथ करवाएं, अमोनियम सॉल्ट ऐसे नमकियात के साथ कि जिसके अंदर अमोनियम आयन पाया जाता है, तो क्या होगा कि अगर हम उसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाते हैं। सबसे पहले तो ये समझिएगा कि अमोनियम सॉल्ट होता क्या है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए पूरा रिएक्शन समझना आसान हो जाएगा। अमोनियम सॉल्ट बेटा वो होता है जिसके अंदर अमोनियम आयन पाया जाए। अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव। तो जिसके अंदर भी अमोनियम पार्ट पाया जाएगा वो है अमोनियम सॉल्ट। मिसाल के तौर पे अगर इसके साथ क्लोरीन लग जाता है तो ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अगर इसके साथ सल्फेट लग जाता है, मैं आपको मशहूर सॉल्ट्स की टर्म्स बता रहा हूँ, सल्फेट एक सॉल्ट है, तो अगर इसके साथ सल्फेट लग जाएगा तो इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। अगर इसके साथ कार्बोनेट लग जाता है उसका नाम होगा अमोनियम कार्बोनेट। अगर इसके साथ Br यानी ब्रोमीन लग जाता है तो इसका नाम होगा अमोनियम ब्रोमाइड। तो इसके साथ जो भी कोई चीज़ लगेगी सॉल्ट वाला पार्ट, ये वो सॉल्ट बन जाएगा। ऐसे सॉल्ट्स का नाम है अमोनियम सॉल्ट। अगर हम किसी बेस का रिएक्शन अमोनियम सॉल्ट के साथ करवा दें तो अमोनियम सॉल्ट के साथ करवाने पे उसके रिएक्शन जो होगा बच्चों, उसको जरा गौर से सुनिए। बड़ा ही आसान सा रिएक्शन है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके नतीजे में आपके पास सॉल्ट बनेगा, कोई एक सॉल्ट बन जाएगा, साथ में अमोनिया गैस खारिज होगी, अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी और अमोनिया गैस यहाँ से बन के खारिज हो रही होगी, और साथ में पानी बन भी सकता है और कुछ केसेस में नहीं भी होता। तो ये है रिएक्शन स्कीम। इसको स्कीम की सूरत में हम यूं लिखेंगे कि जब कभी भी हम किसी बेस का रिएक्शन अमोनियम सॉल्ट के साथ करवाते हैं तो अमोनियम सॉल्ट के साथ करवाने पर एक कोई सॉल्ट बनेगा। ये सॉल्ट इस वाले से मुख्तलिफ होगा और साथ में अमोनिया गैस बनेगी और पानी बनेगा। तो अजीज तलबा, ये रिएक्शन स्कीम है, ये आपने जहन में रखनी है। बस अब हम अपनी मर्जी की एक बेस इस्तेमाल करेंगे, अपनी मर्जी का अमोनियम सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे और हमें स्कीम का प्रोडक्ट्स का पहले से ही अंदाज़ा है कि क्या बनेगा। तो चलिए, बेस के तौर पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं सबसे कॉमन बेस जो हम अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम सॉल्ट के तौर पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट। इसका रिएक्शन हुआ, एक तरफ सोडियम मौजूद है, एक तरफ क्लोरीन मौजूद है, तो इन दोनों के रिएक्शन से बनेगा सोडियम क्लोराइड।
यहाँ से अमोनियम और यहाँ से हाइड्रो ऑक्साइड मिलके अमोनिया का सोल्यूशन बनाएंगे, यानी अमोनिया प्लस वाटर। अमोनिया गैस यहाँ से खारिज होगी और पानी प्रोड्यूस होगा। तो अजीज तलबा, ये एक आसान सा रिएक्शन कि जिसमें हमने देख लिया कि हमने एक बेस इस्तेमाल की है और उस बेस का रिएक्शन हमने अमोनियम सॉल्ट के साथ करवाया, उसके नतीजे में एक नया ही उससे अलग सॉल्ट प्रोड्यूस हो गया, साथ में अमोनिया गैस खारिज हुई और पानी प्रोड्यूस हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे बेस को चेंज कर सकते हैं। हम बेस इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस, और इसका रिएक्शन हम करवा सकते हैं अमोनियम सल्फेट नाम के सॉल्ट के साथ। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस SO4। इसका रिएक्शन होगा तो देखिए यहाँ से कैल्शियम और यहाँ से सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट नाम का सॉल्ट बनेगा जिसका फॉर्मूला है CaSO4। साथ में चूंकि यहाँ से 2 अमोनियम आइंस आएंगे और यहाँ से 2 हाइड्रोक्साइड आइंस आएंगे, तो ऊपर वाले रिएक्शन की तरह अमोनिया बनेगा लेकिन 2 मोल्स बनेंगे और पानी के भी 2 मोल्स बनेंगे। इस तरह ये इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी और हमारी स्कीम जो है वो भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो स्कीम बहुत सादा है, स्कीम बहुत आसान है कि जब कभी भी हम किसी बेस का रिएक्शन किसी अमोनियम सॉल्ट के साथ करवाएंगे तो उसके नतीजे में एक अलग ही सॉल्ट बनेगा, उस वाले से मुख्तलिफ सॉल्ट बनेगा, अमोनिया गैस बन के खारिज होगी, साथ में पानी बनेगा। तो बेसिस की दूसरी रिएक्शन स्कीम, बेसिस की दूसरी खासियत यह है कि अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करने पे वो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो अजीज तलबा, चलते हैं तीसरे रिएक्शन स्कीम के ऊपर, तीसरी खासियत के ऊपर, जिसका नाम है हाइड्रो ऑक्साइड्स। हाइड्रो ऑक्साइड्स की रसूब साजी। अब यहां पर इस रसूब साजी के काम को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये बात बावर कराना चाहता हूं कि इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये आज से पहले भी लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में ये रिएक्शंस आ चुके हैं। रसूब साजी हम किसको कहते हैं? रसूब के लफ्ज़ को समझिएगा। रसूब हम कहते हैं एक गैर हलशुदा ठोस चीज, एक गैर हलशुदा ठोस। मिसाल के तौर पे आप लेबोरेटरी में एक रिएक्शन करवा रहे थे, आपने 2 चीजों का रिएक्शन करवाया, तो जब आपने 2 चीजों का रिएक्शन करवाया तो उसके नतीजे में एक पाउडर सा या एक झागनुमा कोई सॉलिड सी चीज बन गई जो कि हल नहीं हुई, तो उस चीज को हम रसूब या प्रेसिपिटेट का नाम देते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको PPT लिखते हैं। तो हम क्या करने लगे हैं, हम हाइड्रो ऑक्साइड्स को रसूब की सूरत में पैदा करेंगे इस रिएक्शन में, यानी हम लेबोरेटरी में कुछ ऐसे हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाएंगे जो रसूब की सूरत में हमारे पास आएंगे, यानी गैर हलशुदा सॉलिड या ठोस की सूरत में हमारे सामने आएंगे। इस रिएक्शन की स्कीम को समझिएगा बच्चों। इस रिएक्शन के अंदर हम लेंगे एक बेस, कोई एक बेस इस्तेमाल करेंगे और उस बेस का रिएक्शन करवा देंगे हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स के साथ, हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स। अब अजीज तलबा, इससे पहले हमने जितने भी रिएक्शंस पढ़े हैं उसके अंदर हम यही देखते रहे, जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम एक लाइट मेटल है, हल्का मेटल है, सोडियम क्लोराइड एक हल्का मेटल है, लाइट मेटल है। हमारे स्टूडेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि हल्का मेटल यानी लाइट मेटल और हैवी मेटल्स क्या होते हैं। लाइट मेटल्स वो हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, हैवी मेटल्स वो हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जिसकी भी डेंसिटी या कसाफत आपको कम मिलती है वो लाइट मेटल्स हैं, जिनकी ज़्यादा मिलती है वो हैवी मेटल्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, हम बेस का रिएक्शन हैवी मेटल्स के सॉल्ट के साथ करवाएंगे, कोई एक हैवी मेटल इस्तेमाल कर लेंगे। अब हैवी मेटल्स में कौन कौन आता है? हैवी मेटल्स के अंदर हम आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं,
हैवी मेटल्स के अंदर हम कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैवी मेटल्स में हम लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैवी मेटल्स के अंदर हम जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे वो मेटल्स हैं जिनको हैवी मेटल्स कहा जाता है। तो हम हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स इस्तेमाल करेंगे सल्फेट की सूरत में, क्लोराइड की सूरत में, नाइट्रेट की सूरत में, सल्फेट की सूरत में हम हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स इस्तेमाल करेंगे और उनका रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ। अब जैसे ही हम इनका रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर भी हाइड्रो ऑक्साइड बेस ही बनेगी, लेकिन वो बनेगी हैवी मेटल्स की। यानी वो अपना सॉल्ट वाला पार्ट बेस वाले पार्ट को दे देंगे और वहां से बेस वाला पार्ट ले लेंगे। तो यहां पे हमें हैवी मेटल्स की हमें बेस मिल जाएगी हाइड्रो ऑक्साइड की सूरत में। और ये जो हाइड्रो ऑक्साइड हमें मिलेगा बच्चों, ये हाइड्रो ऑक्साइड असल में हमें रसूब की सूरत में मिलेगा। तो असल में टॉपिक को समझें, हाइड्रो ऑक्साइड की रसूब साजी का मतलब क्या है कि इस पूरे रिएक्शन में हम हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स इस्तेमाल करेंगे और उसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाएंगे। फर्ज कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे। तो जैसे ही हैवी मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे वो अपने अपने हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और वो बनाएंगे पीपीटी की सूरत में, यानी रसूब की सूरत में। हमने बस वो रसूब चेक करने के वो रसूब किस सूरत में बनते हैं और उनका रंग क्या होता है। तो ये हमारा आज का इसका टॉपिक और उसका मतन होगा कि बेस का रिएक्शन हैवी मेटल सॉल्ट के साथ बनाएंगे ताकि हैवी मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स बने पीपीटी की सूरत में या रसूब की सूरत में, और हम उनके सारे कलर्स वगैरह नोट कर लें। तो रिएक्शन की स्कीम को समझें। बेस इस्तेमाल करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हैवी मेटल्स के सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे, इन सारों के सॉल्ट्स इस्तेमाल करेंगे। इसके नतीजे में हैवी मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स बन जाएंगे। इन सारे मेटल जो मेटल आप इस्तेमाल करोगे उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा। तो ये रिएक्शन एक स्कीम आपके सामने है। तो चलते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ। तो मैं क्या करता हूं, हैवी मेटल सबसे पहले मैं इस्तेमाल करता हूं कॉपर सल्फेट। मैंने कॉपर सल्फेट इस्तेमाल किया। कॉपर एक हैवी मेटल है, सल्फेट उसका सॉल्ट। तो हैवी मेटल का सॉल्ट इस्तेमाल करना है और इसका रिएक्शन मैं करवा दूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बेस हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ही सारे रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, बेस एक ही कर लेते हैं। तो इसका जैसे ही रिएक्शन होगा तो सोडियम और सल्फेट वाला पार्ट मिलके बना देंगे सोडियम सल्फेट, और कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके बनाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। तो जैसे मैंने ऊपर स्कीम में बताया था कि हैवी मेटल का सॉल्ट रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करोगे और उसका बेस के साथ रिएक्शन करोगे तो हैवी मेटल बेस की सूरत में आ जाएगा। तो ये हैवी मेटल की बेस आ गई और ये बनेगा रसूब, ये बनेगा एक पीपीटी। और कॉपर का जो पीपीटी है वो हमें नीला रंग दिखाता है, तो ये नीला पीपीटी बनेगा, नीला रसूब बनेगा। तो असल में मुख्तलिफ रंगों के रसूब हम लेबॉर्ट्री के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इक्वेशन इस टाइम बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ सोडियम हमें 2 जबकि यहाँ सोडियम का 1 एटम नजर आ रहा है। तो अगर हम इसके साथ 2 लगा देते हैं तो पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। तो एक हैवी मेटल सॉल्ट और उसका रिएक्शन सोडियम की बेस के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हैवी मेटल का रसूब किसी एक खास रंग की सूरत में और सोडियम का सॉल्ट। बाकी तमाम रिएक्शंस के अंदर भी हम इसी तरीके से चलेंगे। तो चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। अब हम सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे जिंक क्लोराइड। हैवी मेटल हमने जिंक इस्तेमाल कर लिया, उसका सॉल्ट जिंक क्लोराइड हमने इस्तेमाल कर लिया। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बेस मैंने पहले बता दिया कि एक ही रख ले। तो यहां से सोडियम और यहां से क्लोरीन मिलके बनाएंगे NaCl, जबकि जिंक यहां से हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट लेके जिंक अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ये जो जिंक का हाइड्रोक्साइड बनेगा ये रसूब की सूरत में बनेगा। और अजीज तुलबा याद रखिएगा कि जिंक हाइड्रोक्साइड सफेद रसूब बनाता है, तो इसका सफेद रंग का जो रसूब है वो हमें मिल जाएगा। इस इक्वेशन को देखा जाए गौर से तो ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स हैं जबकि यहाँ पे क्लोरीन का 1 एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, क्लोरीन बैलेंस हो गया। लेकिन सोडियम यहाँ पे 2 हो गए जबकि सोडियम यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर भी अगर हम 2 लगा दें तो अब पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है और जिंक का जो रसूब है वो हमें सफ़ेद रंग की सूरत में मिल जाता है। चलते हैं अगले रिएक्शन की जानिब।
अगर हम आयरन इस्तेमाल करते हैं, फर्ज कीजिए मैं FeCl3 इस्तेमाल करता हूं, आयरन क्लोराइड, आप इसे आयरन क्लोराइड भी कह सकते हैं अजीज तलबा, आप इसे आयरन क्लोराइड भी कह सकते हैं, आप इसको फेरिक क्लोराइड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आयरन के ऊपर +3 चार्ज है। तो जब इस पे +3 चार्ज होता है तो इसको फेरिक कहा जाता है, और जब इस पे +2 चार्ज होता है तो इसको फेरस कहा जाता है। तो आप इसे आयरन क्लोराइड भी कह सकते हैं, आप इसे फेरिक क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो हमने हैवी मेटल्स का सॉल्ट इस्तेमाल करना था, मैंने आयरन का क्लोराइड इस्तेमाल किया, उसका रिएक्शन दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही इसका रिएक्शन होगा, आयरन यहाँ से और हाइड्रोक्साइड यहाँ से निकालेगा, तो आयरन अपना हाइड्रोक्साइड यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जबकि सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बना देंगे। और ये जो आयरन का रसूब बनेगा ये ब्राउन कलर का बनेगा। आयरन जो है वो अपना ब्राउन कलर का रसूब देता है। तो आयरन का हमें ब्राउन रसूब मिलेगा। ये इक्वेशन भी इस वक्त बैलेंस नहीं है, क्लोरीन के यहाँ पे 3 एटम्स हैं जबकि यहाँ पे 1 एटम है, तो इसके साथ हम 3 लगाएंगे। चूंकि सोडियम भी यहाँ पे 3 हो गए हैं और जबकि यहाँ पर 1 ही है, तो इसके साथ हम 3 लगाएंगे, तो ये पूरी इक्वेशन जो है अब आपके पास बैलेंस हो गई है। तो हमने हैवी मेटल जो है वो आयरन इस्तेमाल करके देख लिया। अब हैवी मेटल को चेंज करके देखते हैं। तो हैवी मेटल के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे लेड का कोई सॉल्ट, लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला होता है। अजीज तलबा इसका नाम सुन लें, लेड नाइट्रेट, NO3 अगर किसी में आ जाए तो वो नाइट्रेट होता है। और इसका रिएक्शन हम करवाएंगे उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। लेड जो है वो यहां से हाइड्रोक्साइड निकालेगा और लेड बना देगा लेड हाइड्रोक्साइड, ये भी रसूब बनेगा। और लेड का जो रसूब होता है अजीज तलबा वो सफेद रंग का होता है, तो ये भी हमें सफेद रंग का जो रसूब है वो बनाएगा। और जाहिर है यहां से सोडियम और यहां से NO3 मिलके सोडियम नाइट्रेट नाम का सॉल्ट बना देंगे। तो चूंकि मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया था कि सोडियम अपना सॉल्ट बनाएगा, तो यहाँ जो आपने सॉल्ट इस्तेमाल किया सोडियम, उस हिसाब से चूंकि यहाँ आपने सल्फेट इस्तेमाल किया तो सोडियम सल्फेट बन गया, क्लोराइड जब इस्तेमाल किया तो सोडियम क्लोराइड बन गया, नाइट्रेट इस्तेमाल किया तो सोडियम नाइट्रेट बन गया। ये इक्वेशन अभी भी बैलेंस नहीं है क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे NO3 के बाहर 2 हैं जबकि यहाँ NO3 सिर्फ 1 है। तो अगर हम इसके साथ 2 लगा दें तो NO3 का मसला हल हो जाता है, सोडियम 2 हो जाते हैं जबकि यहाँ पे सोडियम 1 है, तो इसके साथ हम 2 लगा दें। तो इस तरह हम सफ़ेद रंग का रसूब दोबारा से लेड हाइड्रोक्साइड की सूरत में पैदा कर लेंगे। इसके बाद अजीज़ तलबा हम अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। कैल्शियम का सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। गो के कैल्शियम एक हैवी मेटल नहीं है, लेकिन आपकी किताब में कैल्शियम की एग्जांपल मौजूद है, इसलिए हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड को जूं ही सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो उसके नतीजे में यहाँ से सोडियम और क्लोरीन मिलेंगे और यहाँ से कैल्शियम और हाइड्रो ऑक्साइड। तो कैल्शियम और हाइड्रो ऑक्साइड आपस में रिएक्शन करेंगे। ये जो कैल्शियम का रसूब बनेगा अजीज तलबा ये भी सफेद रंग का रसूब बनेगा, जबकि सोडियम और क्लोरीन जो है वो आपस में मिलके सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स जबकि यहाँ पे क्लोरीन का सिर्फ 1 एटम है। तो ये 2 एटम्स करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, चूंकि सोडियम भी 2 हो जाते हैं इसलिए हम इसके साथ भी 2 लगा देंगे, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो जाता है। बेस सिर्फ आपने समझनी है, इसकी बुनियाद क्या है कि हम एक बेस इस्तेमाल करेंगे सोडियम की और उसके साथ हैवी मेटल्स का कोई सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। हैवी मेटल अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा लेकिन रसूब की सूरत में, किसी पाउडर या किसी झाग की सूरत में, और वो मुख्तलिफ रंगों की सूरत के अंदर जो है वो अपने आप को शो करेगा। तो इस तरह ये 3 रिएक्शन स्कीम्स जो हैं वो बेसिस की पूरी हो रही हैं, जिनमें पहले नंबर पे बेस और एसिड का रिएक्शन है जिसके नतीजे में सॉल्ट और पानी बन रहा है। फिर बेस और अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन है जिसके नतीजे में एक सॉल्ट यानी नमक, साथ में अमोनिया गैस खारिज होगी और पानी। और हाइड्रोक्साइड की रसूब साजी को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ा है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि इन खसूसियात को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करेंगे। जी, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि बेसिस के कीमियाई ख़वास क्या होते हैं। इसमें से चंद एक मिसालें पुराने टॉपिक के अंदर से भी हमने निकाली हैं, लेकिन एंड पे जो हमने प्रेसिपिटेशन का बेटा जी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने इसको अच्छे अंदाज से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लाजमन तैयार करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर तमाम बच्चों को अच्छे तरीके से समझ लग चुका होगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।